हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12 हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर 5 हम आज इस सेशन में हल करेंगे। इससे पहले साथियों हमने आपको हिंदी साहित्य के 4 मॉडल पेपर हल करवा दिए हैं। जिन्हें आपने अभी तक नहीं देखा तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर के एक बार ज़रूर देखें। साथियों इन्हीं मॉडल पेपरों में आपके हुए इतिहास, राजनीति, विज्ञान और हिंदी अनिवार्य के इंग्लिश के जितने पेपर हो चुके हैं उन पेपरों में हमारे द्वारा करवाए गए मॉडल प्रश्न पत्र और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से लगभग 70 से 80% तक क्वेश्चन है वो हूबहू देखने को मिले थे। तो साथियों इसी प्रकार आप लगातार हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएससी क्लास 6 to 12 को ज्वाइन ज़रूर करें, जिसमें आपको हमारे द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न और मॉडल पेपर करवाए जाएं उनकी पीडीएफ है वो आप तक पहुंच सके। तो साथियों आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारे इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका के कोष्ठक में लिखिए। यानी हमारा हिंदी साहित्य का पहला प्रश्न है वो गद्यांश से संबंधित आएगा। तो हमारा गद्यांश का पहला प्रश्न दे रखा हमें कि उपयुक्त गद्यांश का उच्च शीर्षक होगा। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, गांधी विचार, गांधी दर्शन, गांधी और बुनियादी शिक्षा। तो इसका सही आंसर है वो होगा गांधी और बुनियादी शिक्षा। दूसरा प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का विकास करने का माध्यम किसे बताया है? ज्ञान, शिक्षा, संघर्ष और ध्यान। तो इसमें है शिक्षा को है गांधी जी ने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का विकास करने का माध्यम है जो बताया है। अगला तीसरा सवाल है हमारा, गांधी जी किस शिक्षा के पक्षधर थे? उच्च स्तरीय, मौलिक, ज्ञानवर्धक और बुनियादी। तो गांधी जी है बुनियादी शिक्षा के पक्षधर थे। अगला चौथा सवाल है, बुनियादी शिक्षा का महत्व किस लिए है? शरीर के लिए, मस्तिष्क, आत्मा और उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका आंसर है वो उपयुक्त सभी, यानी बुनियादी शिक्षा है वो जो शरीर, मस्तिष्क और आत्मा सभी के लिए महत्व रखती है। अगला पांचवा सवाल है हमारा, भारतीय परंपरा की चिंतन का पर्याय है? नेहरू जी, गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक। तो इसका आंसर है वो है गांधी जी। कौन है? गांधी जी। अगला हमारा छठा सवाल है, गांधी जी व्यक्ति और समाज के संपूर्ण जीवन पर कैसी दृष्टि रखते थे? समन्वय, आध्यात्मिक, मौलिक और नैतिक। तो इसका आंसर है वो है मौलिक, यानी मौलिक। गांधी जी व्यक्ति और समाज के संपूर्ण जीवन पर मौलिक दृष्टि रखते थे। अगला आपका प्रश्न है इसी में, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और आपके पेपर में काव्यांश और गद्यांश है जो दोनों एक साथ आएंगे, दोनों 6-6 नंबर के होंगे। तो इसमें हमारा काव्यांश दिया गया और काव्यांश के कुछ प्रश्न पूछे गए जिनका आपको आंसर लिखना है। तो पहला प्रश्न पूछा गया हमें कि उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो शीर्षक न्यायपूर्ण शांति, न्याय, शांति और कृत्रिम शांति। तो इसका आंसर होगा न्यायपूर्ण शांति। दूसरा सवाल है, संसार में शांति स्थापित करने के लिए नर का सुख का भाग कैसा होना चाहिए? सम, विषम, असमान और अविस्तृत। तो इसका आंसर है सम, यानी संसार में शांति स्थापित करने के लिए नर का सुख और सम भाग का होना चाहिए। अगला तीसरा है, समान रूप से व्याप्त शांति किस पर राज्य करती है? हृदय पर, विश्वास पर, श्रद्धा भक्ति पर और उपयुक्त सभी पर। तो है वो हृदय पर है जो समान रूप से व्याप्त शांति स्थापित राज्य करती है। अगला चौथा सवाल है, शांति का प्रथम न्याय किसे कहा गया है? शांति का प्रथम न्यास किसे कहा गया है? तो न्याय को, अन्याय को और शांति को, श्रद्धा को। इसका आंसर है अन्याय को शांति का प्रथम न्यास कहा गया है। पांचवा सवाल है, कौन खड्ग छोड़ विश्वास किसी का भी कभी नहीं करती? तो शांति, कृत्रिम शांति, विश्वास और भक्ति। तो इसका आंसर है वो कृत्रिम शांति। अगला छठा सवाल है, किस प्रकार की शांति राज्य करती है? तो कृत्रिम शांति, न्यायपूर्ण शांति, विषम शांति और द्वेषपूर्ण शांति। तो इसका आंसर है न्यायपूर्ण शांति।
अगला दूसरा सवाल है हमारा, निम्नलिखित दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नहीं, आपके पेपर में दूसरा सवाल है वो रिक्त स्थानों से संबंधित आएगा, जिसमें हमारा पहला रिक्त स्थान हमें दिया गया है, जिस काव्य रचना के पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता का चित्त द्रवित हो उठता है वही क्या है, माधुर्य गुण होता है। दूसरा है, जो शब्द पुरुष परस होने के कारण सुनने में कटु लगते हैं उनमें श्रुति कटुत्व दोष होता है। तीसरा है, वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद दो प्रकार के माने गए हैं, मात्रिक छंद और शाब्दिक छंद। दूसरा है, दोहा चौपाई कैसा है, मात्रिक छंद है। दोहा और चौपाई कैसा छंद है, मात्रिक छंद है। अगला है, जहाँ कारण का अभाव होने पर भी कार्य की संपन्नता वर्णित हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, विभावना अलंकार होता है। और अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार के विपरीतार्थ होने पर प्रतीप अलंकार होता है। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अति लघुतरात्मक पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम शब्द सीमा हो 20 शब्दों के उत्तर आपको देना है। जिसमें हमारा पहला सवाल है, अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण दीजिए। अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण तो माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार, ये क्या है, अन्योक्ति अलंकार है। अगला है, अलंकार की परिभाषा स्पष्ट कीजिए। तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा करके रख लेना है कि अलंकार की परिभाषा स्पष्ट कीजिए। तो अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण या गहना। क्या होता है, आभूषण या गहना, और आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी क्या है, वाक्य और काव्यांश की है शोभा बढ़ाते हैं। अगला तीसरा सवाल है हमारा, विशेष लेखन के किन्हीं 4 क्षेत्रों के नाम लिखिए। विशेष लेखन, तो विशेष लेखन में व्यापार, खेल, विज्ञापन, प्रौद्योगिकी और कृषि। अगला चौथा सवाल है, स्तंभ लेखन को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, स्तंभ लेखन को परिभाषित कीजिए। तो स्तंभ लेखन से अभिप्राय है नियमित रूप से प्रकाशित होने वाली सामग्री से है, और स्तंभ लेखन को लेखक के नाम से जाना जाता है। अगला पांचवा सवाल है हमारा, कि पत्रकारीय लेखन बाहरी दुनिया में खुलने वाली खिड़की किस प्रकार है। तो इसका आंसर है, पत्रकारीय लेखन के जरिए हर रोज सुबह देश दुनिया और अपने आस पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से अवगत कराते हैं। और अगला छठा सवाल है, लेखक ने कूटज की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो कूटज में अपराजयी जीवन साथी, स्वावलंबन है, आत्मविश्वास है, विषम परिस्थितियों में शान से जीने की क्षमता है। अगला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संविदा का क्या अर्थ है। तो संविदा का अर्थ है संदेशवाहक, जो संदेश लाता और ले जाता है। अगला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पंचवटी प्रसंग में पंचवटी को किस धाम का पर्याय माना है। तो पंचवटी प्रसंग में पंचवटी को मुक्ति अर्थात मोक्ष का धाम है माना गया है। अगला आपका 9वां सवाल है, तोड़ो किस प्रकार की कविता है। तो तोड़ो एक उद्बोधन परक कविता है, जिसमें कवि सर्जन हेतु भूमि तैयार करने के लिए चट्टानें, उसर व बंजर तोड़ने का आह्वान करता है। अगला 10वां सवाल है, कविता के प्रमुख तत्व कौन से हैं, कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है आपके। कविता के प्रमुख तत्व है छंद, शब्द चयन, भावानुसार, लयात्मकता, प्रतिभा इत्यादि क्या है, कविता के प्रमुख तत्व है। अगला 11वां सवाल है, नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम किसे माना गया है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। संवाद को नाटक का सबसे सशक्त माध्यम माना गया, और संवादों से ही क्या है, नाटक कमजोर या सशक्त बनता है। अगला आपका कहानी में पात्रों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो कहानी में पात्रों का विशेष स्थान होता है, हर पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है। अब हमारा खंड ब के अंदर प्रश्न संख्या 4 से लेकर 15 तक प्रत्येक प्रश्न के अधिकतम शब्द सीमा वो 40 शब्द है। जिसमें हमारा चौथा सवाल है, समाचार लेखन और फीचर लेखन शैली में को संक्षेप में लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, समाचार लेखन और फीचर लेखन शैली। समाचार लेखन है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, उसमें वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर बल दिया जाता है, और इस शैली में लेखक स्वयं के विचार नहीं लिखता। जबकि फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता, और हर फीचर का प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। लेखक इसमें स्वयं के विचार लिख सकता है। अगला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उल्टा पिरामिड शैली की लेखन प्रक्रिया को समझाइए। तो उल्टा पिरामिड शैली है वो सुविधा की दृष्टि से 3 भागों यानी मुखड़ा, इंट्रो, बॉडी और समापन में विभाजित किया गया है। समाचार के पहले पैराग्राफ को मुखड़ा, उसके बाद पैराग्राफ को बॉडी तथा अंतिम पैराग्राफ को क्या कहा जाता है, समापन कहा जाता है। यह उल्टा पिरामिड शैली लेखन प्रक्रिया है, इसको इंपॉर्टेंट लगा करके रख लेना, आपके पेपर में वो देखने को मिल सकता है। अगला छठा सवाल है हमारा, कि आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है। तो आधुनिक भारत की में नए शरणार्थी वे हैं जो औद्योगिकरण की झंझावत द्वारा अपनी
घर जमीन से उखाड़कर हमेशा के लिए विस्थापित कर दिए गए हैं और औद्योगिक विकास के उद्देश्य से इनके घर जमीन को अधिग्रहित कर लिया गया है और ये लोग अब अपने घरों एवं मूल स्थान को कभी नहीं लौटा सकते। अगला 7वां सवाल है, उड़ते खग जिस और मोह किए समझ नेड़ निज प्यारा काव्य पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का आशय यह है कि प्रत्येक देश का व्यक्ति भारत में आकर आश्रय पाता और वह भारतीयों की मानवीय करुणा का पात्र भी बन जाता है। इसलिए भारत को प्यारा अपना प्यारा घोंसला समझकर संध्या काल को अनेक पक्षी आश्रय और विश्राम प्राप्ति के लिए आते रहते हैं। यह भारत देश सभी को आश्रय प्रदान करता है। अगला आपका 8वां सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, विष्णु खरे अथवा रघुवीर शाही में से किसी एक का साहित्यिक परिचय वो आपको लिखना है। तो विष्णु खरे इंदौर समाचार के उप संपादक, नव भारत टाइम्स के संपादक एवं जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय के वरिष्ठ अध्येता रहे हैं। इनका कविता संग्रह एक गैर रोमानी समय में खुद अपनी आंख से सबकी आवाज़ के पर्दे में पिछला बाकी तथा काल कविता संग्रह यह है और काल और अवधि के दरमियान और इन्होंने विदेशी कविताओं का हिंदी तथा हिंदी अंग्रेजी अनुवाद अत्यधिक किया है और इन्होंने टी.एस. इलियट का अनुवाद मरुप्रदेश और अन्य कविताओं में किया है। रघुवीर शाही का अथवा का उत्तर, जिसमें दूसरे सप्तक के चर्चित कवि रघुवीर शाही नई काव्य भाषा का विकास कर अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से मुक्त रहे हैं। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं सीढ़ियों पर धूप में और आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए। रघुवीर शाही की कविताओं में मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति स्पष्टता हुई है और इन्हें लोग भूल गए काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। रघुवीर शाही को किस काव्य संग्रह पर जो साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो लोग भूल गए काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, संवेदिया कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। संवेदिया कहानी बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया के प्रति करुणा सहानुभूति का भाव जागृत करने वाली कहानी है, जिसमें संवेदिया हीरो हर गोविंद के माध्यम से करुणा के समभाव को भी प्रस्तुत किया गया है और साथ ही संदेश दिया गया है कि दुखी जनों के प्रति संवेदना सहानुभूति का भाव रखकर मानवता का आचरण करना चाहिए। अगला 10वां सवाल है, कवि नयन न तीरपित भेल के माध्यम से विरहिणी नायिका की किस मनोदशा को व्यक्त करना चाहता है। कवि के अनुसार नायक को सदैव देखते रहने के बाद भी विरहिणी नायिका की आंखें तृप्त नहीं होती हैं और वह हमेशा ही उसे देखते रहना चाहती है। उसे नायक के साथ की गई प्रेम क्रीड़ा बार बार याद आती है और वह हमेशा ही नायक का सामीप्य चाहती है और उसके हृदय से ही लगे रहना की लालसा रखती है। अगला आपका 11वां सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, फणीश्वर नाथ रेणु तथा निर्मल वर्मा में से किसी एक साहित्यकार का साहित्यिक परिचय दीजिए। अब की बार आपके पेपर में 2 कवि परिचय पूछे जाएंगे, एक तो 8वां सवाल आएगा और एक है 11वां सवाल है वो कवि परिचय से संबंधित आएगा। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार और उपन्यासकार के रूप में चर्चित रहे हैं। अपनी गहरी मानवीय संवेदना के कारण वे अंचलों की अभावग्रस्त जनता की बेबसी और पीड़ा को स्वयं भोगते से लगते हैं और रेणु जी की कृतियाँ उपन्यास मेला आंचल प्रति परिकथा कहानी संकलन दुमरी अगिनखोर और आदिम रात्रि की महक तीसरी कसम और मार गए गुलपाम, ये क्या है फणीश्वर नाथ की मुख्य जो कृतियाँ हैं। अगला हमारा है निर्मल वर्मा का जो काव्य साहित्यिक परिचय है वो निर्मल वर्मा का जन्म शिमला में सन 1929 में हुआ और दिल्ली विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त कर कुछ समय तक ही वहीं पर अध्यापन कार्य किया और इनके परिंदे गलती झाड़ी बीच बैस में आदि कहानी संग्रह वेदिन अंतिम अरण्य आदि है उपन्यास वो इनके कुछ यात्रा संस्मरण एवं निबंध संग्रह काफी चर्चित हैं। अगला आपका 12वां सवाल है, मिठवा के प्रश्न और जो कोई 100 लाख बार लगा दे का उत्तर सूरदास ने किस प्रकार दिया। सूरदास का उत्तर किस विशेषता को दर्शाता है। तो मिठवा के प्रश्न का उत्तर सूरदास ने बालोचित सरलता से दिया कि कोई 100 लाख बार आग लगा दे तो हम 100 लाख बार झोंपड़ी बनाएंगे। सूरदास ने ऐसा इसलिए कहा कि वह प्रतिशोध लेने का पक्षपाती नहीं था, वह तो पुनर्निर्माण का पक्षधर था और उसी में विश्वास करता
था। अगला आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, आरोहण में वर्णित पर्वतीय सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखिए। पर्वतीय सौंदर्य प्रकृति प्रदत्त है। पहाड़ों पर कभी धूप तो कभी छाया का खेल प्रारंभ होता है, और पहाड़ों पर ऊंचाई कभी नीचाई आती रहती है, और पेड़ों की हरियाली के साथ वास आदि आदि भी आच्छादित रहती है, और बादलों का आना जाना लगा रहता है। इसके साथ ही पहाड़ कहीं कच्चे और कहीं पके होने से अपने प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते रहते हैं, और नदी और झरने का कल कल स्वर मन को मोहित करता रहता है। अगला 14वां सवाल है, जड़ चेतन में रूपांतरित होकर क्या क्या अंतर्बाह्य घटता है, लीलाचारी होता है। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो जड़ के चेतन होने पर अर्थात जन्म लेने पर माँ की अपने संतान के प्रति अतिशय ममता रहती है, और पशु पक्षी भी ऐसी ममता रखते हैं। ममता का प्राकृतिक नियम है, और माँ बच्चे को दूध पिलाती है, लालन पालन करती है। इसी प्रकार चेतन प्राणी होने से माँ की तरह बच्चे को सुख मिलता है। अगला आपका 15वां सवाल है, मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लग गई तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या असर पड़ा। तो मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तब वहाँ के सारे कुएं, बावड़ी, ताल तलैया पानी से लबालब भर जाते हैं, और सभी नाले वेग से बहने लगते हैं, और मालवा के पास से बहने वाली नर्मदा में भी खूब पानी आ जाता है। और मालवा की बरसात लोगों के जनजीवन को समृद्ध बनाती है तथा खुशियां मनाने को उत्साहित करती है। अगला हमारा खंड स है, जिसका पहला प्रश्न है 16वां, यानी जीना भी एक कला है। कुटज सीमत के आधार पर लेखक के विचारों को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, और अथवा में ढेले चुन लो निमित्त की मूल स्वयं लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। लेखक का कहना है कि स्वार्थ से भी बड़ी कोई बात अवश्य है जो जीने को प्रेरित करती है। सबको अपने में मिलाकर जीवन जीना ही कला है। जिस प्रकार कुटन जी रहा है उसी तरह जीना कला नहीं तपस्या। लेखक कुटस्थ तरह जीवन जीने पर बल देते हैं, और कि जीना है तो प्राण डाल दो, और जीवन में मन डाल की दो। जीवन रस के उपकरण में जीने के लिए जीना बड़ी बात नहीं है, और औरों के लिए जीना ही मनुष्य का जीना है। अगला 17वां सवाल है हमारा, यह दीप अकेला कविता में कवि ने दीप और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति और समाज के संबंधों की व्याख्या स्पष्ट कीजिए। सरोज स्मृति एक शोक गीत है। इस कथन पर आधार पर उक्त कविता समीक्षा कीजिए। ये क्वेश्चन आपका सरोज स्मृति वाला क्वेश्चन है, वही ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला आपका 18वां सवाल है, आशा से ज़्यादा दीर्घजीवी कोई वस्तु और वस्तु नहीं होती है। इस सूक्ति की व्याख्या कीजिए। और अथवा में संगीत गंध बच्चे विश्वनाथ के लिए सबसे बड़े सेतु हैं। काल इतिहास को पार करने के प्रस्तुत कथन के आधार पर बताइए विश्वनाथ का संबंध गंध से किस प्रकार जुड़ा था। अगला 19वां सवाल है आपका, निम्नलिखित पठित काव्यांशों में से किसी एक ही प्रसंग व्याख्या कीजिए। यानी 19वें सवाल में आपको व्याख्या करनी है, और वाक्य में सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग लिखने के बाद व्याख्या लिखनी है, और व्याख्या के बाद आपको उसमें विशेष लिखना है। इस प्रकार से आपको व्याख्या करनी है। 20वां सवाल भी आपके गद्यांश की व्याख्या करनी है, यानी 19वां और 20वां सवाल आपके व्याख्या से संबंधित हैं। और 21वां सवाल है आपके जो है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखना। यानी 21वां सवाल आपके निबंध से संबंधित है, जिसमें 4 निबंध आपको दिए जाएंगे। उनमें से आपको जो सबसे सरल और अच्छा लगे उन पर आपको निबंध लिखना है। तो साथियों, यह था आपका आज का मॉडल पेपर। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों और मॉडल पेपरों को जान सके। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBC क्लास 6 to 12 को ज्वाइन ज़रूर करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।